हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में आप सभी को पता है हम 22 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको कलेक्ट करिए। आइए शुरू करते हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किस देश की पॉलिसीज कितनी अच्छी है, लोग कितने ज्यादा अवेयर हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कोई सा भी देश कितना कम कर रहा है, इस आधार पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है। 2025 के इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें भारत को 10वीं रैंक पर रखा गया। आंसर हो जाएगा आंसर बी, 10वीं रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की। देखिए, उन्हीं देश को यहां पर इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, अजरबैजान में आप सभी को पता है कि अजरबैजान के बाकू में COP29 की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो COP29 की बैठक के दौरान ही जर्मन वॉच एक संस्था है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन और CAN इंटरनेशनल, इन्होंने संयुक्त रूप से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को जारी किया है। इंडिया की रैंक में कहीं ना कहीं इस बार गिरावट आई है, क्योंकि 2024 का अगर हम इंडेक्स देखते तो भारत को 7th रैंक पर रखा गया था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, लेकिन अब इंडिया को 2025 के इंडेक्स में 10वीं रैंक पर रखा गया। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति जो CO2 का उत्सर्जन है वो वर्तमान में 2.9 टन है। अगर हम ग्लोबल औसत देखें, ग्लोबल एवरेज देखें तो ये 6.6 टन है। उससे इंडिया का जो CO2 उत्सर्जन है वो अभी तक कम है। फिर भी हम, क्योंकि देखिए कम है ऑल ओवर, अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो हमारा जो CO2 का उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कहीं ना कहीं CO2 का उत्सर्जन बढ़ा है। इसीलिए 7th रैंक से हमको रैंक अब हो गई है हमारी कितनी, तो ये रैंक हो गई है वर्तमान में 10th, है ना। अब जैसा कि यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि उन्हीं देशों को शामिल किया जाता है इस इंडेक्स में जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए 67 कंट्रीज को ही यहां पर इंक्लूड किया गया है जो कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। 20वां एडिशन है इस साल। 67 कंट्रीज में से 1, 2 और 3 रैंक को खाली छोड़ा गया है, इन पर किसी भी देश को रैंक नहीं दी गई। 4थी रैंक दी गई है डेनमार्क को और 5वीं रैंक पर रखा गया नीदरलैंड को जो कि यूरोपीय देश है। इंडिया की रैंक है 10th। 2024 में इंडिया की रैंक थी 7th, मतलब रैंक में गिरावट आई है। 55 रैंक पर रखा गया है चाइना को, इसको आप छोड़ सकते हो। लास्ट रैंक याद रखिए, 67th रैंक पर रखा गया ईरान को। ठीक है, तो इंडिया की रैंक हो जाती है 67 कंट्रीज में से 10वीं। सबसे पहली बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया था 2005 में, और 2025 के लिए जो इंडेक्स आया है वो 20वां एडिशन है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग 4 कैटेगरीज में देशों का मूल्यांकन किया जाता है, 4 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन देखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कौन सा देश कितनी जल्दी अपना रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज्यादा यूज कर रहा है या कितना ज्यादा संक्रमण फेज में है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना स्पीड से ग्रो कर रहा है या जा रहा है। ठीक है, या फिर एनर्जी यूज कितनी कर रहा है, और क्लाइमेट पॉलिसी किसी भी देश की कैसी है, यह मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो ऑल ओवर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। 2025 के लिए इंडेक्स से ध्यान रखना, 2025 का इंडेक्स से जारी COP29 में किया जा चुका है। इंडिया की रैंक 67 कंट्रीज में से कौन सी है, तो ये 10th रैंक है, करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया?
आपको पता है पिछले 1-2 साल से मणिपुर में गृह युद्ध के हालात हैं, घरेलू हिंसा। वहां पर जो मैतेई और कुकी जो जनजाति है मणिपुर में, काफी उनके बीच में हमें क्लेश देखने को मिल रहा है, काफी हिंसा देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में मणिपुर से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको उसे याद रखना चाहिए। ठीक है, मणिपुर हाईकोर्ट के हाल ही में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, जस्टिस कृष्ण कुमार। आंसर सी हो जाएगा। कौन बने? जस्टिस कृष्ण कुमार। ठीक है, अभी तक मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल थे। इनका कार्यकाल टेन्योर 21 नवंबर को खत्म हुआ है और अब मणिपुर में नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए जस्टिस कृष्ण कुमार। ठीक है ना। जस्टिस कृष्ण कुमार की कैजुअली अगर हम बात करते हैं तो 2016 में 7 अप्रैल को यह मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग पदों पर रहते हुए अब मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए कृष्णा कुमार। ठीक है ना। इनका जो रिटायरमेंट है वो 2025 में होने वाला है। आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया है। आर्टिकल 217 में प्रेसिडेंट भारत के चीफ जस्टिस और राज्य के गवर्नर के परामर्श से किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की या जस्टिस जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में, अगर उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं राजीव शकधर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया गया था। मेघालय हाईकोर्ट में इंद्र प्रसन्न मुखर्जी को, केरला हाईकोर्ट में नितिन मधुकर जामदार को और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में ताशी रबस्तान अभी नियुक्त हुए हैं कुछ समय पहले। लेकिन यहां पर देखिए चेंज बहुत जल्दी होते हैं हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि कार्यकाल छोटे छोटे होते हैं, तो हो सकता है कभी कोई बदल जाए, तो उसको अपडेट करते रहिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं ऑफर ऑफ द ईयर चल रहा है आप सभी के लिए, मैं आपको रोज इन्फॉर्म कर रहा हूं। आपके लिए करंट अफेयर का ईयरली पैकेज जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको मैंने सब बताया था, आपको पीडीएफ दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट कि इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं आपको बता भी चुका हूं। आपको पता होना चाहिए कि ये आपको 0 रुपीज में अवेलेबल है। लेकिन यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, काफी स्टूडेंट के बहुत डाउट आ रहे थे कि सर कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले आपको इसे 99 रुपीज में अवेल करना पड़ेगा, फिर आपका कूपन कोड जनरेट होगा OSS 99, जिसे आप किसी अदर कोर्स पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आप जब उस कूपन कोड को अदर कोर्स पर यूज करेंगे तो फाइनली ये जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिएगा पहले कूपन कोड आपका एक्टिवेट नहीं होगा, आपको कोर्स को अवेल करना पड़ेगा और उसके बाद वो कूपन कोड एक्टिवेट होता है, आप उससे अदर किसी ऑफर में, अदर किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, वहां पर 99 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है करंट अफेयर के ईयरली पैकेज की, वन स्टॉप सॉल्यूशन की, आप वहां से जाकर इजीली अवेल कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आपके लिए ये अवेलेबल है। कोई भी आपको अदर डाउट है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य के गांव घुड़मारासा को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है या चयनित किया गया है? तो भारत का गांव घुड़मारासा यह देखने को मिलता है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है घुड़मारासा गांव को। कहां पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गांव है, इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया। छत्तीसगढ़ में कांगर वैली नेशनल पार्क की बाउंड्री में, टेरिटरी में हमको पर्टिकुलर घुड़मारासा गांव देखने को मिलता है बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ में।
ठीक है ना। देखिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की 60 कंट्रीज से केवल 20 गांवों का ही चयन किया गया है और उन 20 गांवों में एक है छत्तीसगढ़ राज्य का घुड़मारासा गांव। अब होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि घुड़मारासा गांव को टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सकेगा। टूरिज्म के लिए डेवलप करने में यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये भी मदद करेगा। ठीक है, घुड़मारासा को गांव को उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो उसकी पहचान है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके कारण इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए चुना गया है ना। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अब क्योंकि भारत का गांव या जो भी गांव इसमें शामिल होता है वहां पर टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट कार्य में बढ़ोतरी आती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए मदद करता है फाइनेंशियली और अदर तरीके से जो भी हो सकता है। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पंजाबी रैपर हैं जिनका नाम है शुभ। एक गायक हैं, रैपर हैं, पंजाबी रैपर शुभ। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। COP29 जो बैठक हुई है ना अजरबैजान के बाकू में, वहीं पर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 का जो आयोजन किया गया है, यहां पर पंजाबी रैपर शुभ को यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, पंजाबी रैपर की जिनकी हम बात कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी बहुत है, म्यूजिक और इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। इसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पंजाबी रैपर शुभ को बनाया है। अब शुभ जो हैं लोगों को क्लाइमेट के प्रति जागरूक करते हुए नजर आएंगे। नवंबर 2024 में किसके द्वारा भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में नवंबर 2024 में भू नीर पोर्टल इसका शुभारंभ किया गया है CR पाटिल के द्वारा। भू नीर पोर्टल, CR पाटिल कौन है? पहले इनकी बात करें तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं CR पाटिल, जिन्होंने भू नीर पोर्टल का हाल ही में शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? देखिए पूरे देश में ग्राउंड वाटर के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है। किसी को भी अगर बोरिंग वगैरह है ना, जो ट्यूबवेल हम खुदवाते हैं, तो भूजल के उपयोग के लिए अगर अनुमति चाहिए तो वो इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्या होगा इससे? पूरे देश में ग्राउंड वाटर के उपयोग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो भू नीर पोर्टल है जिसको हाल ही में लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, कौन? CR पाटिल। इन्हें भी याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? CR पाटिल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का संबंध किस खेल से है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह भारत में घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, क्रिकेट की चैंपियनशिप है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है ना। अभी सुर्खियों में क्यों है? 23 नवंबर से भारत की जो ये घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है वो शुरू होने वाली। 23 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। T20 टूर्नामेंट है, भारत में हर साल आयोजित किया जाता है BCCI के द्वारा। 2024 में जो ट्रॉफी है वो 17वां एडिशन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। 17वां एडिशन है और टोटल 38 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 23 नवंबर को शुरू होगा और 15 दिसंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। T20 टूर्नामेंट है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, 17वां एडिशन खेला जा रहा है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2006-2007 में, पहला एडिशन, और अब 2024 में इसका 17th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। लास्ट ईयर जो 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, उसकी विनर पंजाब स्टेट की टीम रही थी, और अब 17वां एडिशन 23 नवंबर से शुरू होगा।
घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट है। नवंबर 2024 में आईसीसी के द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार दुनिया में बेस्ट T20 ऑलराउंडर कौन है? तो नवंबर 2024 में आईसीसी के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई जिसके अनुसार वर्तमान में वर्ल्ड के बेस्ट T20 ऑलराउंडर की बात करें तो यह है भारत के हार्दिक पांड्या। आपको पता है T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस फाइनल में स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छी रही थी। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। तो नवंबर 2024 में आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग के अनुसार T20 के अलग अलग फॉर्मेट के बेस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई। इसमें T20 ऑलराउंडर कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर रखा गया है भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को। आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग टॉप 10 में पहले स्थान पर हार्दिक पांड्या, आगे के तो हम याद करेंगे नहीं, पहले हैं हार्दिक पांड्या। आईसीसी T20 बॉलिंग रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पर है इंग्लैंड के आदिल रशीद। ठीक है, यह बॉलिंग रैंकिंग है। ऑलराउंडर हो गई, बॉलिंग हो गई। और बैटिंग रैंकिंग की बात करते हैं आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग तो इसमें पहले स्थान पर है ट्रेविस हेड। शायद हो सकता है इतनी दूर से आपको क्लियर ना दिखे तो पीडीएफ आपके लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से ले लेना और एक बार इनको देख लेना। ट्रेविस हेड आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन? तो यह है हार्दिक पांड्या। नवंबर 2024 में किस संस्था द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड प्रदान किए जाएंगे? तो 23 नवंबर को यह अवार्ड दिए जाने वाले हैं। सॉरी, आज अनाउंसमेंट किया जाएगा शायद 22 नवंबर को इसका। तो नवंबर 2024 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार या अवार्ड। पहले काफी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जैसे देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड कौन सी संस्था देती है? संगीत नाटक अकादमी। इसके अलावा एक और रेफरेंस देखो, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड कब से शुरू किए गए थे या किसके द्वारा दिए जाते? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिले। सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। पहले ये याद रखो कि 22 नवंबर को मतलब आज दिए जाएंगे, है ना। सेशन हमारा मॉर्निंग में ही हो गया है तो हम कल बात कर सकते हैं। वैसे मेन अवार्ड यहीं मैं आपको बता दूंगा। तो 22 नवंबर को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 और 2023 के लिए उस्ताद, देखना यहां पर कहीं मैंने अलाउद्दीन खां तो नहीं बोल दिया ना, बिस्मिल्लाह खां है ये। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और बिस्मिल्लाह खां। तो अगर मैंने अलाउद्दीन खां बोला है तो करेक्ट कर लीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड की यहां पर हम बात कर रहे हैं। 2022 और 2023 दोनों के लिए प्रदान किए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी में टोटल 82 आर्टिस्ट को सम्मानित किया जाएगा, 82 अवार्ड दिए जाएंगे। लेकिन जो मेन है ना, ऑल ओवर कैटेगरी, ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन, तो 2022 के लिए ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन टू द परफॉर्मिंग आर्ट, कला के क्षेत्र में ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन के लिए 2022 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड दिया जाएगा अनुत्तमा मुरला को। किसे? अनुत्तमा मुरला। ठीक है। 2023 के लिए ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन के लिए कला के क्षेत्र में 2023 के लिए दिया जाने वाला है लक्ष्मी नारायण जैना को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड। ठीक है, तो दोनों ईयर याद रखिएगा, ये मेन है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 2022 और 2023 के लिए। और कैटेगरी वाइज तो बहुत सारे दिए जा रहे हैं, तो आपसे इतना ज्यादा डेप्थ में जाके पूछेगा इसकी संभावना कम है। मेन मैंने आपको बता दी। होगा तो कल के सेशन में, जब अवार्ड आज दे दिए जाएंगे तो हम कल के सेशन में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड की बात करें तो शुरुआत की गई थी 2006 में। यह भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रेफरेंस क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देता कौन है? संगीत नाटक अकादमी। सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन।
ऐसे आर्टिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 40 वर्ष से कम है और जिन्होंने थिएटर, म्यूजिक या डांस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। पुरस्कार राशि है 25,000 रुपए। संगीत नाटक अकादमी देती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर, जो कि बहुत ही फेमस शहनाई वादक और यह भारत के बिहार राज्य से संबंधित थे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अगर अवार्ड की लिस्ट देखें तो बहुत ही लंबी है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में दिया जा चुका है, पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980, भारत रत्न 2001। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, ठीक है, बिहार राज्य से संबंधित थे। डन। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए किस राज्य को बेस्ट समुद्री स्टेट का पुरस्कार दिया गया? तो भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है उसने 2023-24 के लिए बेस्ट समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया है केरला स्टेट को। किसको दिया है? केरला स्टेट को, है ना। फिशरीज या जो मछली पालन है ना, मत्स्य उद्योग है, उसके क्षेत्र में योगदान के लिए अलग अलग कैटेगरीज में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज कुछ अवार्ड देती है हर साल। 21 नवंबर वर्ल्ड फिशरीज डे था। इस दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज ने मत्स्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए राज्यों और जिलों को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया। जिले तो नहीं पूछे जाएंगे, तो हम स्टेट देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में। बेस्ट मरीन स्टेट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था, है ना। बेस्ट समुद्री राज्य मरीन स्टेट, तो पहला हो जाता है केरल। बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड दिया गया है केरला को। बेस्ट इनलैंड स्टेट की बात करें तो यह दर्जा दिया गया है या अवार्ड दिया गया है तेलंगाना को। द बेस्ट हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो यह हो जाता है उत्तराखंड। और द बेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काफी सारे अवार्ड है, लेकिन स्टेट लेवल पर आप याद कर लो ये 4। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का आयोजन कहां किया गया? तो आपको पता है आसियान सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है इस साल? लाओस में। तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का आयोजन भी कहां किया गया होगा? लाओस में। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का आयोजन लाओस की कैपिटल है वियंताने, यहां पर किया गया। भारत में, क्योंकि देखिए डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो भारत की ओर से कौन जाएंगे? भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में। आज जितने भी आसियान कंट्रीज है उनके मध्य में डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर यहां पर चर्चा की गई, ठीक है। आसियान क्षेत्र में डिफेंस कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहली बार आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग का जो आयोजन है वो 12 अक्टूबर 2010 को किया गया था वियतनाम के हनोई में, पहली बार। और अब 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का आयोजन किया गया लाओस की कैपिटल वियंतियाने में। आसियान के बारे में आप सभी जानते हो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। वर्तमान में 11 मेंबर कंट्री है। कुछ समय पहले तक 10 थी, लेकिन 2024 में 11वीं मेंबर कंट्री बनी है तिमोर लेस्टे, या फिर इसे ईस्ट तिमोर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑल ओवर देखें, पहले 10 थी और अब 11वीं जुड़ गई, ईस्ट तिमोर। आसियान समिट 2024 में कहां आयोजित की जा रही है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लाओस की कैपिटल वियंताने में, ठीक है। तो यहां पर 22 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक एक करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन एमसीक्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन आंसर रोज देखते हैं, तो आज भी कंटिन्यू करते हैं। नवंबर 2024 में किस भारतीय को गुयाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो कौन है ये? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी।
दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन किया गया है इंडिया, भारत में। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। एक है अर्जेंटीना और एक है फिलिस्तीन। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात राज्य में। ब्राजील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली G20 समिट, जो कि 20वां एडिशन है, अध्यक्षता किसको सौंपी? तो यह अध्यक्षता सौंपी है साउथ अफ्रीका को। G20 समिट 2025 में साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। विश्व विरासत सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। किस राज्य ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल राज्य। विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो चाइना को हराकर इंडिया ने यह खिताब जीता है। भारत और किस देश के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाती है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन कंपनी। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में देखे थे। अब लास्ट सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, A.C. मजूमदार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह है सरोजिनी नायडू। 1925 में पहली महिला अध्यक्ष रही है कांग्रेस की। देखिए, बहुत स्टूडेंट ने एनी बेसेंट भी आंसर किया है, वो पहली महिला अध्यक्ष थी लेकिन वो विदेशी थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है सरोजिनी नायडू। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, इतिहास में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? और बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तीनों ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पॉज करके आराम से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा सेशन कैसा लगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।